नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुड्डू की गाइड पर। एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जो चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर आज चौथा है और उसका हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। इसके पहले चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों चैप्टर का एमसीक्यू कराया जा चुका है और उसका वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। बारी बारी से क्लास 6 ख़त्म होगा, उसके बाद क्लास 7, फिर क्लास 8, फिर 9, फिर 10, इस तरह 12 तक इस सीरीज को चलाना है। और सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, इसके साथ पॉलिटी भी, इकोनॉमिक्स भी, ज्योग्राफी भी और भी बहुत सारे विषय का एमसीक्यू आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का एमसीक्यू कराएंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाला वीडियो होगा वह चैप्टर नंबर 5 होगा हिस्ट्री का क्लास 6 का। तो इसलिए अगर आप पहले पढ़ कर तब टेस्ट देना चाहते हैं तो पहले पढ़ लीजिए। कल क्लास 6 और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का आपको एमसीक्यू होगा, तो उससे पहले आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ लीजिए। और यदि आज पढ़ के आए हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो अगर एमसीक्यू बना लेते हैं और फिर इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट आपका ज़्यादा रहेगा पढ़ने में। इसलिए दोनों तरीके से आपको लाभ है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, क्योंकि जैसे ही वीडियो डाला जाए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो आइए बिना किसी देरी को शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन कह रहा है, इस चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। और इसी के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, वेद कितने हैं। आपके सामने ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 4। वेद कौन कौन है, तो ऋग्वेद होते हैं, सामवेद होते हैं, यजुर्वेद होते हैं और अथर्ववेद होते हैं। यह वेद 4 प्रकार का देखने को मिलता है। आप लोग जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऑप्शन देते हैं तो आप लोग इसका आंसर अपने मन में भी सोच सकते हैं या एक सादा कागज़ पे लिख सकते हैं, और जैसे ही हम आंसर बताते हैं फिर आप देख सकते हैं कि आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और टोटल आप इसमें लगभग 24 से 25 क्वेश्चन हैं, तो उसमें आप देख पाइएगा कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुराना यानी प्राचीन वेद कौन है। आपके सामने ऑप्शन है ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। और दो का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए ऋग्वेद हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्त का अर्थ क्या है। आपके सामने ऑप्शन ए है अच्छा से सुना गया, ऑप्शन बी है अच्छा से बोला गया, ऑप्शन बी है अच्छा से बोला गया, ऑप्शन सी है मंत्र पढ़ना, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 3 का राइट आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अच्छा से बोला गया। सूक्त का अर्थ क्या होता है, तो अच्छा से बोला गया। चलिए चौथा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं यानी सूक्त हैं। सूक्त का अर्थ क्या होता है, प्रार्थना भी होता है। तो ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं। आपके सामने हैं 1024, ऑप्शन बी है 1028, ऑप्शन सी है 10,462, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। और 4 का अगर राइट आंसर का हम लोग बात करें तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1028 सूक्त ऋग्वेद में पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में युद्ध का देवता कौन है। जब हम लोग ऋग्वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के देवता को देखने का मिलता है, जैसे वायु की देवता, अग्नि की देवता, युद्ध का देवता। तो उसी में से पूछ रहा है कि ऋग्वेद में युद्ध का देवता कौन है। आपके सामने
ऑप्शन है ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। और आप सभी को बता दें कि टोटल जो एमसीक्यू इस चैनल पर चलता है पूरी तरह एनसीईआरटी का एमसीक्यू होता है, लाइन बाय लाइन। एक भी ऐसा उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं होगा जो छोड़ा जाता होगा। सारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं या फैक्ट होते हैं उस सारे को इस एमसीक्यू में समाहित किया के और आप लोग के सामने लाया जाता है। इसलिए एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक है, खास करके अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करते हैं उसके लिए, या और भी दरोगा वगैरह एसएससी वगैरह इस सब की तैयारी करते हैं उसके लिए भी। तमाम एग्ज़ाम में आप लोग को एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसलिए यह सीरीज आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए 5 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए, और 5 नंबर का आंसर हम बताने का प्रयास करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंद्र। इंद्र को क्या कहते थे ऋग्वेद में? तो युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता था। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सोम क्या है? और आपके सामने ऑप्शन ए है एक पेय पदार्थ, ऑप्शन बी है एक पौधा, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोनों का अर्थ हो गया कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, एक पेय पदार्थ भी है और एक पौधा है जो एक पेय पदार्थ के रूप में जाना जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है? आपके सामने ऑप्शन है ए अवधि, ऑप्शन बी प्राक संस्कृत, ऑप्शन सी वैदिक संस्कृत, ऑप्शन डी एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चूँकि ऋग्वेद की भाषा की बात करें तो उसको प्राक संस्कृत भी कहते हैं या वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है। दोनों यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा बी और सी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एक से अधिक। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्तों की रचना किसने की थी? ऋषियों ने, महिलाओं ने, या ऑप्शन सी है ए और बी दोनों ने, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, यानी ऋषियों ने और महिलाओं ने कुछ जो सूक्त था यानी प्रार्थनाएं हैं उसकी रचना ऋषियों ने भी की है, और कुछ जो सूक्त हैं प्रार्थनाएं हैं उसकी रचना महिलाओं ने भी की है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फारसी, जर्मन, यूनानी, संस्कृत आदि किस भाषा परिवार का अंग है? यानी फारसी भाषा या जर्मन भाषा या यूनानी या संस्कृत आदि, यह सब जो भाषा है किस परिवार का अंग है? भारोपीय परिवार, या ऑप्शन बी यूरोपीय परिवार, या ऑप्शन सी चीनी परिवार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ऑप्शन ए भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार का मतलब हो गया कि भारत और यूरोपीय दोनों का मिला जुला जो परिवार है उसी के अंतर्गत ही तमाम तरह की भाषाएं देखने को मिलती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ऋग्वेद से संबंधित कौन सा कथन गलत है? आप लोग को कथन गलत बताना है। ऑप्शन ए है इसका श्रवण किया जाता है, ऋग्वेद का श्रवण किया जाता है, या ऑप्शन बी है इसका उच्चारण किया जाता है, या ऑप्शन सी है इसे बोल कर पढ़ा जाता है, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या था हमारा? कौन सा कथन गलत है? गलत हमको पहचान करना है। और 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। इसमें कौन कौन गलत हो जाएगा? तो इसे बोल कर पढ़ा जाता है, यह गलत हो जाएगा। इसे बोल कर पढ़ा जाता है यह तो गलत होगा ही, प्लस
ऑप्शन ए क्या है, तो इसका श्रवण किया जाता है, यह तो एकदम सही बात है, ऋग्वेद का श्रवण किया जाता है। ऑप्शन बी है इसका उच्चारण किया जाता है, तो इसका उच्चारण भी किया जाता है, यह भी सही बात है। सिर्फ इसमें गलत आपको एक है, तो इसका राइट आंसर डी ना होकर सी हो जाएगा। इसे बोल कर पढ़ा जाता है, यही एक गलत हो जाएगा। बाकी दोनों सही है, इसका श्रवण किया जाता है या इसका उच्चारण किया जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसे बोल कर पढ़ा जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्वामित्र और किस दो नदियों के बीच वार्ता ऋग्वेद में चर्चा की गई है? आपके सामने ऑप्शन ए है ब्यास, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है सिंधु, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। और 11 नंबर का राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एक से अधिक। कौन कौन होगा, तो ब्यास और सतलज दो नदियों से वार्ता की चर्चा ऋग्वेद में की गई है, किसके साथ, विश्वामित्र जी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। ऋग्वेद में घोड़ों की चर्चा है या नहीं? आपके सामने ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, सी है पता नहीं चल रहा है, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। और 12 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाँ, यानी ऋग्वेद में घोड़ों की चर्चा हुई है। किस रूप में, राजा महाराजा जो होते थे वह लड़ाई वड़ाई जो लड़ते थे, वह लड़ाई मुख्य रूप से घोड़ों पर ही केंद्रित हुआ करती थी। उस समय सेना में घोड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में किस वस्तु की आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी? आहुति यानी बलि समझ लीजिए। ये ऑप्शन ए है घी, ऑप्शन बी है अनाज, ऑप्शन सी है जानवर, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। और 13 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो है घी भी दिया जाता था, अनाज भी दिया जाता था आहुति के रूप में, और जानवर को भी दिया जाता था। आहुति मतलब क्या, जो देवताओं पर चढ़ाया जाता था, उस रूप में इसको समझा जा सकता है। तो घी भी था, अनाज भी था, जानवर भी था। आज भी देखिएगा तो यज्ञ होता है, उसमें घी का क्या होता है, जब अग्नि को घी की आहुति दी जाती है जब यज्ञ होता है, तो आज भी यह प्रथा देखने को मिलती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी एक से अधिक, यानी सभी के सभी इसमें सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में सेना का स्वरूप कैसा था? ऑप्शन ए है अस्थाई, ऑप्शन बी है स्थाई, ऑप्शन सी है दोनों, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। और 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थाई, यानी ऋग्वैदिक काल में सेना का स्वरूप अस्थाई था। राजा के पास जो था वह सेना अस्थाई नहीं होते थे, अस्थाई होते थे। जब ज़रूरत पड़ता था तो ही उनको रखा जाता था, वरना ऐसे परमानेंट के लिए नहीं रखा जाता था। वही देखिएगा तो बाद में महाजनपद काल आते आते सेना जो है अस्थाई हो जाती है राजाओं के पास। 15 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? आपके सामने ऑप्शन ए है जन्म आधारित, ऑप्शन बी है कर्म आधारित, ऑप्शन सी है शिक्षा आधारित, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी कर्म आधारित। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो कर्म आधारित थी, यानी जो जैसा काम करता था उसका जाति उसी से पहचान होता था। अगर कोई युद्ध लड़ रहा है तो उसको क्षत्रिय माना जाता था, अगर कोई सेवा कर रहा है उसको शूद्र माना जाता था। तो कर्म से उसको पहचाना जाता था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, यह जो सामाजिक व्यवस्था थी यह कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वैदिक काल में क्या था, तो कर्म आधारित, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दस्यु या इसको दास भी बोलते हैं, ये लोग यज्ञ करते थे या नहीं करते थे, यानी इनको अधिकार था या नहीं?
तो आपके सामने ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है पता नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, यानी जो दास लोग होते थे जिन्हें दस्यु कहते थे, उन्हें यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी। कब? ऋग्वैदिक काल में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कह रहा है कि महापाषाण बनाने की प्रथा कितने सालों पहले शुरू हुई थी? आपके सामने ऑप्शन ए है 2000 साल पहले, ऑप्शन बी है 3000 साल पहले, या ऑप्शन सी है 2500 साल पहले, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और 17 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3000 साल पहले महापाषाण बनाने की प्रथा शुरू हुई थी। महापाषाण का मतलब क्या? बड़े बड़े पत्थरों से जो घर बनाए जाते थे या कब्र बनाई जाती थी, उस चीज़ को हम क्या कहते थे? महापाषाण कहते थे। ज़्यादा फोकस कब्र पे ही लोग देता था। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान से प्राप्त कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं? आपके सामने ऑप्शन है ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी मोहम्मदा, ऑप्शन सी बुर्जहोम, ऑप्शन डी एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसमें सही कौन सा हो जाएगा? तो 18 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी ब्रह्मगिरी जो स्थान है, यहाँ से आपको कब्र जो मिला है, कब्र में 33 सोना का मनका मिला है और इसके साथ साथ शंख भी मिला है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी। 19 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे कौन सा स्थल है? आपके सामने ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है नया नाव, ऑप्शन सी है इनाम गांव, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। और 19 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनाम गांव जो है वह भीमा की सहायक नदी घोड़ जो है उसी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। कब्र में दफनाए गए शवों की दिशा क्या थी? उस समय जो कब्र में शव रखे जाते थे, रख कर दफनाए जाते थे, वो किस दिशा में रख कर दफनाए जाते थे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन ए है सर उत्तर पैर दक्षिण, या ऑप्शन बी है सर दक्षिण पैर उत्तर, या ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर की बात करें तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी सर जो है उत्तर और पैर दक्षिण के तरफ करके दफनाया जाता था। और इसका प्रभाव अभी भी देखिएगा तो हमारे घर पे या समाज में देखने को मिलता है। लोग क्या कहता है, जब भी उत्तर की तरफ सर करके कोई सोता है तो क्या कहता है लोग कि ऐसे नहीं सोना चाहिए क्योंकि यह खराब माना जाता है। तो यह मानसिकता किस समय की है? तो वही प्राचीन काल में जो यह व्यवस्था प्रचलित थी उसी से यह मानसिकता प्रभावित है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चरक संहिता के लेखक प्रसिद्ध वैद्य चरक के अनुसार मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपके सामने ऑप्शन ए है 208, ऑप्शन बी है 308, ऑप्शन सी है 360, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। और आप 23 नंबर का अगर राइट आंसर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 360 हड्डी जो है चरक महोदय ने बताया था मनुष्य के शरीर में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनाम गांव में किस एक का प्रमाण नहीं मिला है? आपके सामने ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है घड़ियाल, ऑप्शन सी है चूहा, ऑप्शन डी है खरहा, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। और 22 का राइट आंसर देखें तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूहा। चूहा का प्रमाण नहीं मिला, बाकी घोड़ा का, घड़ियाल का, खरहा का, इन सभी जानवरों का प्रमाण इनाम गांव स्थल से मिला हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्ट हॉल का प्रयोग किस लिए होता था? पोर्ट हॉल का प्रयोग किस लिए होता था? आपके सामने ऑप्शन ए है
कब्र में लाने का रास्ता था, या ऑप्शन बी है घर में जाने का रास्ता था, या ऑप्शन सी है भगवान के पास जाने का रास्ता था, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। और 23 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कब्र में लाने का रास्ता होता था क्या? पोर्ट हॉल। कब्र में कोई शव को लाया जाता था दफनाने के लिए, तो इसी रास्ते से आया जाता था और यह पत्थर का बना हुआ होता था जिसे पोर्ट हॉल कहते थे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, और यह आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? आपके सामने ऑप्शन है, ए है अनाज, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। और 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। यानी इसमें जितनी चीज़ भी दी गई है, चाहे चावल हो, जौ हो या किसी अन्य प्रकार की अनाज भी हो, वह सभी तरह के चीज़ों को इनाम गांव के जो लोग थे वह प्रयोग करते थे खाने के लिए। तो आज का यह टेस्ट सीरीज कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोग के लिए यह लाभदायक सिद्ध कितना हो पाएगा यह आप लोग खुद समझते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही एक एक क्वेश्चन लाया जाता है और आप लोग के सामने इसको कराया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए तो यह आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभ आपको TRE 4 में देने वाला है और सिलेक्शन तक ले जाने वाला है। कल का होमवर्क मैंने जैसा आप लोगों को पहले ही बताया कि क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का MCQ हम लेकर आएंगे। उससे पहले आप लोग क्लास 6 का वो चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री आप लोग पढ़कर कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।